नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। बीजेपी ने 6 और उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। 6 और उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। यूपी की 5 और सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान इस वक्त हो गया है। मैनपुरी से मुलायम के खिलाफ प्रेम सिंह शाक्या को उतारा गया है। और आजमगढ़ से बात करें तो आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव को प्रत्याशी बनाया गया। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। आजमगढ़ की बात की जाए, बीजेपी ने 6 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। यूपी की 5 और सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। मैनपुरी से मुलायम के खिलाफ प्रेम सिंह शाक्या को उतारा गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने 6 और उम्मीदवारों की सूची इस वक्त जारी कर दी है। खबर इस वक्त आपको बताया, यूपी की 5 और सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। और 2 सीटों का जो जिक्र कर रहे हैं, मैनपुरी से मुलायम के खिलाफ प्रेम सिंह शाक्य होंगे, प्रेम सिंह शाक्य होंगे मुलायम के खिलाफ। और हमारे एसोसिएट एडिटर राजेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, आप 6 यूपी में एक और सूची जारी हो गई है। 2 सीटों मैनपुरी और आजमगढ़ की बात की जाए, आखिर इतना वक्त क्यों लग गया बीजेपी को? वक्त तो लगना था क्योंकि वो सोच रहे थे कि मुलायम सिंह जी के खिलाफ और अखिलेश जी के खिलाफ किसको लाया जाए या सोनिया जी के खिलाफ। ये विपक्ष के बड़े नाम हैं और इनके सामने एक ऐसा कैंडिडेट लाना चाहते थे जो अपनी जमानत न जब्त करा पाए। जी ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो उन्होंने तैयारी की बीजेपी ने, उसमें उसको समय लगा। अब मुलायम सिंह जी के खिलाफ मैनपुरी में प्रेम सिंह शाक्य को जो उतारा है, वो शाक्य वोटों का बंटवारा करने के लिए और उसके आधार पर लड़ने के लिए। रायबरेली में इस बार अपना कैंडिडेट बीजेपी ने बदल दिया है जी। और दिनेश प्रताप सिंह ये जो कांग्रेस के कैंडिडेट में रहा करते थे पहले, और जी अब वो बसपा में भी गए, तमाम दलों से होते हुए ये बीजेपी में आए हैं और इनको सोनिया जी के खिलाफ उतार रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी चुनौती तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो पिछले कैंडिडेट थे कांग्रेस बीजेपी के, उनसे ये ज़्यादा चुनौती इसलिए दे पाएंगे क्योंकि वो लोकल हैं, वो उसी इलाके के हैं, अवध के ही हैं और राजघराने के हैं, तो धन बल से थोड़ा मजबूत है। पर सोनिया जी के मुकाबले उनका कोई बहुत बड़ा कद नहीं है। ये कांग्रेस में ही लंबे समय तक रहे हैं और फिर उसके बाद सत्ता तक के साथ में हमेशा जुड़ाव रहता रहा इनका। बसपा में भी गए, सपा में भी नाता जोड़ा और अब फिर बीजेपी के आए क्योंकि सत्ता के साथ ही इनका समीकरण चलता रहा है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा चुनौती देंगे सोनिया जी को, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। और अब आइए अखिलेश जी के खिलाफ जो दिनेश को लाए हैं, ये भोजपुरी के बड़े गायक हैं और देश में इनका नाम है। पर आजमगढ़ में ये अखिलेश जी को कोई चुनौती दे पाएंगे ऐसा होता हुआ दिखेगा नहीं। और जो सोच हो सकता है बीजेपी की रही हो कि बहुगुणा जी के खिलाफ एक बार अमिताभ बच्चन लड़े थे तो बहुगुणा जी को शिकस्त खानी पड़ी थी, तो हाँ, और अब ये ऐसा ही प्रयोग की राजनीति के धुरंधर अखिलेश जी के खिलाफ एक फिल्म के गायक को लाए हैं, गाने वाले को लाए हैं। तो वो कोई बहुत बड़ी चुनौती होंगे ऐसा कतई है नहीं, क्योंकि उनको भी राजनीति की बहुत ज़्यादा समझ नहीं है जी। पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे हमने पिछले बार जौनपुर में देखा था, वहाँ भी एक भोजपुरी के बहुत बड़े कलाकार बीजेपी कांग्रेस के जी उससे लड़े थे चुनाव और वो सफल नहीं हुए थे जी। कुछ ऐसी ही गणित इस बार आजमगढ़ में वहाँ दिखेगी, क्योंकि आजमगढ़ में जो बीजेपी का आधार था, जो बीजेपी के बड़े नेता थे रमाकांत यादव वगैरह, उनको हटा के उनकी जगह इनको लाना वो यही है कि कोई बहुत बड़ी चुनौती
जो अखिलेश जी को देनी है बीजेपी ने सोची थी, वो शायद पब्लिक को एक्सेप्ट नहीं होगी। जी राजेंद्र जी, क्या लगता है, हम देखते हैं अमूमन लोकसभा के चुनाव में के अभिनेताओं को भी टिकट दिया जाता है, उनकी भी एंट्री होती है। अब क्रिकेटर गौतम गंभीर भी नजर आए हैं, तो ये भी देखने को मिलता है, काफ़ी ग्लैमरस चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह है कि अभिनेता और क्रिकेटरों को आना, जो हमेशा लोकसभा चुनाव में ऐसा देखने को मिलता है? देखिए, सेलिब्रिटीज को लाया जाता रहा है, और ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटी सफल नहीं होते हैं। आप शत्रुघ्न सिन्हा जी का वो देखिए, उनका जीवन का यात्रा देखिए, राजनीतिक यात्रा, तो आपको लगेगा जब बीजेपी बहुत कहीं स्वीकार नहीं थी तब वो जुड़े थे, और तब से लेके अब तक वो बीजेपी के लंबे सफर में साथ रहे, और अब वो बीजेपी से नाता तोड़ लिए हैं। तो वो एक बहुत सफल रहे हैं। हेमा मालिनी जी पिछले ही चुनाव में जीती हैं, विनोद खन्ना जी भी जीते, इवन राज बब्बर समाजवादी पार्टी में रहते हुए चुनाव जीते थे, सांसद हुए, तो सफल भी होते हैं। पर वो जो राजनीतिक रुझान के लोग हों थोड़ा, वो सफल होते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा लोग सफल नहीं हुए हैं जो राजनीति की ज्यादा समझ न रखते हों, और आ गए, एक चुनाव जीत गए, उसके बाद गायब हो गए। पर एक चुनाव जीतना भी बड़ी भारी, कि ये सोचिए कि हवा में ही जीता जाता है जब आपका कोई आधार हो। जैसे मनोज वाजपेयी वहाँ वो दिल्ली में अभी जीते बीजेपी के, और पिछले चुनाव में। इस बार अब आप देखिए कि दिनेश जी अभी हाल में बीजेपी ज्वाइन किए जी, इसके पहले इनका बीजेपी से कोई नाता नहीं था, और वो अखिलेश जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो इनकी कुछ राजनीति में भूमिका भी होनी चाहिए थी कभी, पर इनकी राजनीति में कोई भूमिका नहीं है। तो जिसकी राजनीति में फिल्म वाले की कोई भूमिका न हो वो सफल हो जाए, ऐसा बहुत कम हुआ है, पर कम हुआ है। अमिताभ बच्चन ऐसा बड़ा नाम हो तो वो सफल भी होता है, पर इनकी सफल होने की आजमगढ़ में जहां कास्ट के हिसाब से चुनाव होते आए हुए हैं और जातियां ज्यादा हावी हों, वहां एक गायक एक स्थापित नेता के खिलाफ लड़े और उसको कोई चुनौती दे सके, ऐसा बहुत कम देखा गया जी। तो ये मुझे लगता है कि अखिलेश जी के लिए ये कोई बड़ी चुनौती बीजेपी की तरफ से नहीं होने जा रही है। तो जी, तो साफ तौर पर कहीं पे स्टारडम काम करता है और कहीं पे नहीं काम करता। लेकिन इस बीच खबर आपको बता दें, मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव के पर्चा भरने के बाद चुनावी हलचल तेज हो गई है। क्या सोचती है यहाँ की जनता आने वाली सरकार से, लोग की उम्मीदें क्या है, ये जाने हमारे संवाददाता रजनीश पांडे ने जाना, हम आपको दिखा रहे हैं। का चुनाव और मैनपुरी में मुलायम सिंह का नामांकन ये बताने के लिए काफ़ी है कि मैनपुरी का जो मुकाबला होगा, चाहे मैनपुरी जो चर्चा में रहेगी, कितना चर्चा में रहेगी। कारण भी है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे सूबे के मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनावी मैदान में है। इस समय मैं मौजूद हूँ घंटाघर। माना जाता है कि घंटाघर मैनपुरी का मेन हार्ट है। यहाँ जो अब मार्केट है, मेन बाज़ार इसको बोला जाता है, कि यहाँ पे जो भी आप देख सकते हैं, मैं सहयोगी से कहूँगा कि जो यहाँ की बाज़ारें हैं, यहाँ पे सब कुछ उपलब्ध है, और जो लोगों की दैनिक दिनचर्या की खरीदारी होती है इसी मार्केट से होती है। चूँकि चुनावी चकल्लस भी ज़रूरी है, लोगों का मूड मिजाज जानना ज़रूरी हो जाता है कि लोगों का मूड और मिजाज किसके पक्ष में जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मैनपुरी के लोकल वोटर हैं, मतदाता है, निवासी, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर जो इनका मूड है लोकसभा चुनाव में किसके पक्ष में जाएगा। हम खुद चर्चा करते हैं। यहाँ पे मुलायम सिंह यादव मैदान में है, बड़ी चुनावी चकल्लस है, किसके पक्ष में यहाँ का मतदान जाएगा? जो भी उम्मीदवार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से संबंधित बात करेगा उसी को हमारा वोट जाएगा। मैनपुरी का क्या मिजाज कह रहा है? मैनपुरी के मिजाज जो यहाँ की व्यवस्था को बनाएगा, सही सुचारू रूप से चलाएगा, उसका विकास कराएगा, उसी को वोट दिया जाएगा। लेकिन असली मुद्दे क्या है मैनपुरी के, जिस मुद्दे पे लोगों को नेताओं से अपील करनी चाहिए, नेताओं को वादा करना चाहिए? क्या आप इस मुद्दे पे मतदान कीजिए, हम ये विकास करेंगे? क्या अभी तो किसी ने 20 साल से कोई रोजगार नहीं दिया है मैनपुरी में, चाहे किसकी भी नहीं। यहाँ मुलायम सिंह जी का क्षेत्र है, लेकिन अभी किसी को रोजगार नहीं मिला है 20 साल से। वर्तमान में वो हमेशा यहाँ से जीतते रहे, लेकिन किसी को भी रोजगार नहीं दिया। एक फैक्ट्री तक भी नहीं है मैनपुरी में। बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है ये।
तो क्या आने वाले चुनाव में जो इलेक्शन होने वाले हैं, क्या नेताओं पे आप लोग दबाव बनाएंगे कि तो ये मैनपुरी चाहते हैं सत्ता परिवर्तन हो, कोई नया नेता यहाँ चुन के आए बढ़िया, जो यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह लगाए, जिन्हें रोजगार मिले, सब बेरोजगार हैं ये सब। सब लोग, हम नौजवानों से बात करते हैं, कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 10th स्टैंडर्ड में। 10th। क्या उम्मीद करते हैं आने वाली सरकार से? आने वाली सरकार तो हम तो बस यही उम्मीद करेंगे कि अच्छी है और मतलब यहाँ की भी देखभाली हो हर जगह की। और लोगों से हम बातचीत करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि जो विकास की स्पीड है धीरे धीरे हो रहा है, विकास आ जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं। आपकी दुकान है, आइए इधर आइए जी। क्या मैनपुरी की समस्या है? समस्या क्या, बेरोजगार की समस्या है। बेरोजगार है यहाँ पे, बेरोजगारी की बिल्कुल। समस्या। और क्या समस्या है? समस्या कोई परिवर्तन नहीं है यहाँ पे, कुछ किसी चीज़ का। फैक्ट्री वगैरह होना चाहिए, लोगों को नौकरी मिले, पैसा रोजगार मिले। और क्या सरकार से उम्मीद करते हैं? सरकार से क्या, सरकार से उम्मीद क्या, पब्लिक को लाभ मिलना चाहिए। आप चूंकि चला रहे हैं दुकानदारी, मैंने कर रहे हैं, केला फल की दुकान है जी, क्या इसको बेच के आप पूरे परिवार सही तरीके से? बिल्कुल नहीं करा सकते हैं, बिल्कुल नहीं चला सकते हैं, नहीं चला सकते। देखिए, इनका अपना दर्द है। इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या, हम नौजवानों से बात करते हैं। यहाँ इलेक्शन होने जा रहा है, क्या आप नौजवान हैं, क्या सरकार से उम्मीद करते हैं? सरकार से ये उम्मीद करते हैं, हमारे यहाँ नहीं तो कोई रेलवे लाइन अच्छी है और ना ही कोई रोजगार है, जिसको लेकर के युवा लोग जो शहर छोड़ करके जाने का काम करते हैं, बाहर शहरों में रहते हैं, उनके लिए कोई रोजगार लाया जाए। उनके कोई रोजगार लाया जाए। लेकिन एक सुझाव है, आप हेलमेट पहन के गाड़ी चलाइए। और सही बात है, इन लोगों का, ये नौजवान हैं, कुछ लोगों का कहना भी है, कुछ नौजवानों का समझना भी है। वो कह रहे हैं कि यहाँ रोजगार पे बात होनी चाहिए। यहाँ पे रोजगार की जो अभी तक जो रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, इससे कहीं ना कहीं नौजवानों में आक्रोश भी है। नौजवान कह रहे हैं कि सरकारें वादे तो करती है, लेकिन सरकार कोई वादे पूरा नहीं करती है। सहयोगी रोहित के साथ रजनीश पाणे, मैनपुरी। तो आपने लोगों को सुना, सड़कों की बात की जा रही है, डेवलपमेंट की बात की जा रही है, बेरोजगारी की बात की जा रही है, तमाम मुद्दों का भी जिक्र किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग जिक्र इसके अलावा भी कर रहे हैं कि नहीं, हम मुलायम सिंह यादव को ही वोट देंगे। जातीय आधार पर भी चीज़ें देखने को मिल रही है। राजेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, मैनपुरी सीट की बात की जाए, गढ़ है समाजवादी पार्टी का, मुलायम सिंह यादव का बहुत बड़ा कद है वहाँ पर। क्या सियासी समीकरण कह रहे हैं, क्या मैनपुरी सीट की मिजाज क्या कह रहे हैं, समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैनपुरी का जो नाम है वो मुलायम सिंह जी की बदौलत बहुत इस क्षेत्र का विकास हुआ है जी। और तमाम बदलाव अस्पताल से लेके शिक्षा तक के क्षेत्र में यहाँ इस इलाके में हुए हैं। रही बात रोजगार की, तो रोजगार हर जगह फैक्ट्री नहीं लग सकती। यहाँ एक मैनपुरी तम्बाकू का भी बहुत बड़ा कारोबार है। सही कहा। वो लोग जिस बाजार में ये अभी रजनीश जी दिखा रहे थे, उसमें बहुत सी दुकानें हैं। तो रोजगार स्थानीय स्तर पर जो डेवलप होते हैं वो तो ही हैं, बाकी हर जगह फैक्ट्री नहीं लग सकती है। और फिर भी मुलायम सिंह जी ने जितना किया है उससे ज़्यादा यहाँ पर किसी ने किया नहीं है। वो एक बड़ा नाम है जी। और वो जो बात कहते हैं वो यहाँ के लोगों से उनका जुड़ाव भी है बहुत। गांव-गांव में, आसपास, स्कूल से लेके शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ जो भी बहुत काम हुआ है, उन सब के पीछे मुलायम सिंह, उनके और लोगों का हाथ रहा है। मुलायम सिंह के जो नज़दीकी लोग रहे हैं जी। तो यहाँ मुलायम सिंह ही सबसे बड़ी कह लीजिए कि चुनाव के मुख्य मुद्दा हैं। उन्हीं की को लेके विपक्ष अपनी रणनीति बनाता है। इस बार जो प्रेम सिंह साक्य जो लाए गए हैं, उनकी कोई मतलब ये सब मुलायम सिंह के सामने ही और राजनीति में आए हैं और बढ़े हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि मुझे यहाँ कोई और मुद्दा चलेगा। यहाँ खाली मुद्दा चलेगा कि मुलायम सिंह को जिताना है इस इलाके में। बस यही एक मुद्दा यहाँ का मेन है, क्योंकि मुलायम सिंह ने जितना किया है वो इस क्षेत्र के लिए, वो यहाँ की जनता हमेशा महसूस करती रही है। उसी के आधार पर यहाँ वोट होगा।
तो काफी कुछ मंथन के बाद एक नाम बीजेपी ने निकाला है। शाख को सामने मुलायम सिंह यादव को उतारा, लेकिन मुलायम सिंह यादव का कद भी बहुत बड़ा है, जैसा कि हमारे संवाददाता जब वहां की गलियों में घूमे और जो बातें लोगों ने कही। इस बीच खबर आपको बताएं, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है और इसी क्रम में रामपुर से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने आज अपना पर्चा दाखिल किया है। रामपुर लोस सीट से सपा के उम्मीदवार आजम खान हैं और सूबे के कद्दावर नेता आजम खान आज तरीके से कलेक्ट्रेट पहुंचे और रामपुर में सपा से अपना नामांकन दाखिल किया। रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान पहली बार सांसद पद के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं और इससे पहले वो 9 बार रामपुर से विधायक रह चुके हैं। नामांकन दाखिल करने पहुंचे आजम खान के साथ भारी संख्या में समर्थक मौजूद थे। आजम खान ने पहले अपने समर्थकों को किला मैदान में इकट्ठा कर जनसभा करके संबोधित किया, जिसके बाद आजम खान रोड शो करते हुए अपना नामांकन दाखिल करने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। रोड शो के दौरान आजम खान अपने समर्थकों के साथ गलियारों से निकलते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब आजम खान अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और दौरान नामांकन किया। 9 बार रामपुर से विधायक रह चुके हैं आजम खान और नामांकन के दौरान भारी तादाद में समर्थक नजर आए। ये परिचय नामजदगी पहली बार आपसे मिलकर और आपके इत्तेहाद के साथ नहीं भरा जा रहा। एक लंबा सफर है। जब इस शहर और इस जिले के कुमलाई हुए चेहरों से हमने कुछ सवाल किए थे। लोकसभा का ये पहला चुनाव होगा हमारे लिए। तो पहली बार पर्चा भरा है आजम खान ने और 9 बार विधायक भी रह चुके हैं। आजम खान को आप जानते हैं बयानबाजी करते हैं और अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं। राजेंद्र जी, रामपुर सीट क्या कह रहे? पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव में लंबा चौड़ा उनका इतिहास रहा है, कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, रामपुर में बहुत रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ से बीजेपी ने जयप्रदा जी को आजम जी के खिलाफ उतारा है और वो भी यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। जी, आजम साहब और जयप्रदा के बीच में बहुत तीखा विवाद भी इस देश के लोगों ने देखा है। तो इस बार भी जयप्रदा उस विवाद को और बढ़ाने का ही काम करेंगे। आज उन्होंने भी नामांकन किया है। तो यहाँ और आजम जी रामपुर के में उन्होंने जो काम किए हैं वो वहाँ के लोग भली भांति जानते हैं। इतने लंबे समय से वो इस इलाके में विधानसभा में पहुँचते रहे हैं। उनका परिवार भी पत्नी भी राज्यसभा में गई हैं। तो एक पॉलिटिकल बड़ी हस्ती है यहाँ पर और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ एक बड़ी भारी जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है। जी, तो पूरा शहर आजम जी को बहुत सलीके से जानता है। थोड़ा तीखा बोलते हैं पर किसी का अहित नहीं करते हैं। जयप्रदा जी के साथ जरूर इनका तीखा विवाद हुआ था और इनके विवाद के बाद भी जयप्रदा यहाँ से जीती थी। तो अब इस बार दोनों लोग आमने सामने हैं जी, तो वार प्रतिवार भी होगा और पब्लिक ये देखेगी कि हम बाहर वाले को से आए व्यक्ति को चुनाव जिताएं या रामपुर के ही लोगों के साथ चले, रामपुर के आजम खान जी के साथ चले। ये तो रिजल्ट बताएगा कि यहाँ के लोग किसके साथ खड़े होंगे। पर कुल मिला के यहाँ का चुनाव बहुत कांटे का होना है और अभी कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसके पक्ष में क्या रिजल्ट आएगा। जी, राजेंद्र जी, क्या लगता है आपको ओवरऑल अगर चीज़ों को देखा जाए तो वोटरों का मिजाज क्या कह रहा है? हम बयान सुनते रहते हैं, हम रैलियां देखते रहते हैं, मुद्दों का जिक्र भी हो रहा है, कहीं पे वोटर जाति समीकरणों का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे बुनियादी मुद्दों की बात कर रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव को किस तरह से वोटर देख रहा है? जनता के बीच से तो बुनियादी मसले उठ रहे हैं जी, कि रोजगार होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होनी चाहिए, हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत ठीक होनी चाहिए और बहुत वादे हो चुके पर हालात बदल नहीं रहे हैं। हालात अब बदलने चाहिए। पर जो बड़े नेता हैं, इवन खासतौर से जो प्रधानमंत्री जी बीजेपी का जो प्रचार चल रहा है वो इस वक्त राष्ट्रवाद के उसको लेके चल रहा है। वो बुनियादी सवालों पर बात नहीं कर रहे हैं और न ये बता रहे हैं कि 5 साल में हमने
क्या किया है क्या नहीं किया है। तो बुनियादी सवालों से बड़े दलों के बड़े नेता हट के राष्ट्रवाद और जाति धर्म में लोगों को बांटने के प्रयास में लगे हैं। अब ये देखना है कि पब्लिक किसके साथ में खड़ी होगी, कि नारों के जुमलेबाजी के साथ में खड़े हो जाएं या जो जनता की जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो उठा रहे हैं लोग, उनका साथ दें। पर अभी ये जो शुरुआती दौर है उसमें तो बुनियादी मुद्दों पर बीजेपी की ओर से कोई बहुत बड़ी पहल नहीं हुई। कांग्रेस जरूर अपना एक घोषणा पत्र बेहतर लाई है जिसमें उन्होंने तमाम वादे किए हैं। अब वो देखना है कि उन वादों पर पब्लिक कितना एतबार करती है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो सब देखे परखे हुए लोग हैं और उन्होंने जो कहा है वो उसको निभाने के भी हमेशा प्रयास किए हैं। आजम जी का ये आपको इतिहास, राजनीतिक इतिहास बताता है कि जो 9 बार लगातार विधायक बने तो उसका पास जनता का सहयोग रहता है। इसी जनता के सहयोग से ही वो विधानसभा या उनका परिवार लोकसभा, संसद में या राज्यसभा में पहुंचा है। तो ये जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा आप नहीं जा पाएंगे, और जनता का सहयोग उसी के साथ होगा। अधिकतर तो यही देखा गया है कि जो जनता के बुनियादी सवालों को उठाता है। कभी कभार नारों के जुनून में, कभी हिंदू मुस्लिम के जुनून में, मंदिर के जुनून में, हवा में लोग बहे हैं और उसके बाद वो बदले भी हैं। जी, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बयानों से कंफ्यूज भी जो है वो वोटर होता है, जनता होती है, कभी मुद्दों की। हाँ, हमने देखा मंदिर के इशू पे एक बार चुनाव हुआ तो 2 से बहुत आगे चली गई बीजेपी। फिर बाद में यूपी में ही मंडल कमंडल का जब जिक्र हुआ तो 91 में, 93 में सपा बसपा गठबंधन चुनाव सरकार में आ गया। तो ये सब होता रहा है। अब इस बार क्या होगा ये तो रिजल्ट ही बताएगा। इस बार क्या होगा अभी तो ये सब लोग अपने अपने स्तर पर कोई राष्ट्रवाद को लेके चल रहा है, कोई जनता के सवाल को लेके चल रहा है। ये बात है। अब जनता किसके साथ चले, बात खड़ी होगी ये दिखेगा। जनता किसके साथ चलेगी उसका इंतजार करना। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और अपना नजर रखने के लिए। तो जनता किसके साथ जुड़ेगी इसका इंतजार करना है। फिलहाल रैलियों का रैला चल रहा है, बयानों का दौर चल रहा है और चुनाव भी नजदीक है और चीजें जो है वो बहुत जल्दी साफ हो जाएंगी। फिलहाल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।